इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जिन्होंने विदेशी करेंसी व डाक टिकट संग्रहण में एक अपना नाम कमाया है। साथ ही ये फास्ट बॉलर रहे हैं। देश के जो बड़े क्रिकेटर हैं उनके साथ इन्होंने अपना खेल खेला है। आज इनसे हम इनके विदेशी करेंसी संग्रहण और डाक टिकट संग्रहण के बारे में, इनकी अभिरुचि के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही इस कार्य में इनकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। ऐसी शख्सियतें हमारे साथ पवन हटीला जी, बैंक सेवा में रहते हुए आज ये इस काम को बखूबी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पवन हटीला जी से। पवन हटीला जी और भाभी अमिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हटीले साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, किस सेवा से जुड़कर आप में जो ये अभिरुचि जागृत हुई, यानी 270 देशों की करेंसी और इसके अलावा डाक टिकट का संग्रहण, ये कैसे आपके मन में आया है? सबसे पहले तो आपका आभार। जहाँ तक मेरे जन्म की बात है तो मेरा जन्म 1958 में कोटा में ही हुआ था, रेलवे कॉलोनी में, क्योंकि पिता रेलवे सेवा में ही कार्यरत थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन शिक्षित परिवार था। मेरे नाना भी उस समय 1930s में वहाँ जो उनका गांव था हरदा के पास चारवां, वहाँ के प्रिंसिपल थे। और उनके साथ 1910 से 13 के बीच में माखनलाल चतुर्वेदी जी का अगर आपने नाम सुना हो तो वो अध्यापक थे वहाँ पर, तो उनका भी संपर्क था। नानी भी हमारी पढ़ी लिखी थी, फादर भी पढ़े लिखे थे। और मदर का हमारा यही था कि आप लोग पढ़ लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे परिवार पढ़ लिख जाएगा तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाइए। पढ़ाई का मुझे बचपन से ही शौक नहीं था, सिर्फ मुझे खेलना और खेलना पसंद था। और इसी वजह से शायद मैंने फुटबॉल भी खेली, खो खो में मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मतलब 11th में जब मैं आया तब मुझे क्रिकेट का शौक लगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब सब ऊपर वाला करवाता है। उन्होंने क्रिकेट में ऐसी रुचि पैदा की कि बस वो खूब अच्छे से खेलने लग गए। यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले, राज्य स्तर पे खेले, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को साथ मिला। कोटा को सीनियर और जूनियर दोनों उसमें रिप्रेजेंट किया। 1981 में जब कॉमर्स कॉलेज यहाँ शिफ्ट हुआ था तलवंडी में, उस समय मैं कप्तान था क्रिकेट टीम का। और जहाँ तक संग्रह की बात है तो मुझे बचपन से ही सबसे पहले तो मुझे डाक टिकटों का शौक था। और उसके पीछे दीवानगी इस तरह की थी कि मुझे पता था कि रोजाना डाक टिकट पोस्टमैन जो है वो डाक किस समय देने आता है, और मैं उसका बाहर इंतजार करता था। ये शायद 7वीं या 8वीं की बात है। और वो पोस्टमैन रोज मुझे देख के नाराज होता था कि क्या चक्कर है तुम्हारा। तो मैंने कहा अंकल आप तो बस डाक बांटो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। और अड़ोस पड़ोस में या दूर जिनके भी थी मैं पीछे पीछे जाके उनके घर पहुंच जाता था। जब वो लिफाफा देता था तो मैं उन जिनको भी देता था उनसे कहता था अंकल बस चिट्ठी आप पढ़ लो, टिकट मत फाड़ना, एक टिकट मुझे दे दो। तो इस कदर पागलपन था। फिर जीवन आगे बढ़ा, पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के करने के कुछ समय 6 महीने मैंने मॉडल स्कूल में भी पढ़ाया। और उसके बाद फिर मेरी बैंक ऑफ राजस्थान में पोस्टिंग हो गई।
इस दौरान मेरा एक मित्र था, पश्चिम बंगाल का, 24 परगना में रहता था, निरुपम मंडल। उसने मेरे को पहली बार बांग्लादेश के नोट ला के दी। अच्छा। और वो इतने बिल्कुल नए, क्योंकि चूंकि दोनों की बॉर्डर बिल्कुल लगी हुई है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, और बिल्कुल नए क्रिस्पी नोट थे और कलरफुल नोट थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये भी चीज़ एक अच्छी हो सकती है कलेक्शन के हिसाब से। तो तब से रुचि मेरी कलेक्शन के बारे में भी जागी। अटीला साहब, आपके इन सब कामों को, यानी इन सब चीजों को सहेजने के लिए आपकी धर्म पत्नी का बड़ा योगदान रहा। भाभी जी, आप बताएं कैसे, मतलब आप इसको सहेज के रखते थे? नहीं, सहेज के तो यही रखते थे, लेकिन ये है कि हाँ, इनको फुल सपोर्ट रहता था। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या काउंटिंग में कोई दिक्कत है या जमाने में कोई दिक्कत है, तो ये सब काम में मैं इनकी हेल्प करती थी। काउंट करा दिए, मिलान कर लिया, बैलेंस मिला लिया। और बाकी हौसला अफजाई तो हमेशा रही कि हाँ, आप करो, आप करो। और जैसे जैसे करते गए, इनका शौक और बुलंद होता गया। ऐसा कुछ। अटेला साहब, ये जुनून वास्तव में एक अलग ही मतलब सामने लाता है लोगों के, लेकिन इतना समय कैसे आप इसके लिए दे पाते होंगे? देखिए, कलेक्शन तो मेरा निरंतर जारी रहा, चाहे मैंने नौकरी की, खेला, सब कुछ जारी था। और दुर्भाग्य से 1997 में हमारे घर में जब एक चोरी हुई, तो मेरा एक पूरा कलेक्शन चोरी भी हो गया। तो मुझे तो फिर से शुरुआत करनी थी। तो बैंक में इतना समय मिलता नहीं था हम लोगों को, लेकिन जो भी कोई ग्राहक बाहर से आया तो हम पूछ लेते थे। तो स्टाफ वाले भी जानते थे कि पवन जी कलेक्ट करते हैं, तो कहते उनके पास चले जाओ, पाकिस्तान से आया उनको दे दे, इराक से आया इनको दे दे। तो ऐसे ही इकट्ठे करता था। फिर 2015 में जब मैंने बैंक से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं फ्री हूँ। हालांकि मैंने 2 साल छोटे भाई सुनील हटीला के साथ वकालत भी की एंटी करप्शन कोर्ट में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए ये स्थान ठीक नहीं है। फिर मैंने पूरा ध्यान मेरा 2015 से सिक्कों और नोटों के कलेक्शन में लगाया। और इसके लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मेरे साथ हमेशा रहती है, जिसने मुझे कभी तकलीफ नहीं आने दी। और फिर उन नोटों को खरीदना, सिक्कों को खरीदना, फिर उनको सहेज के रखना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सहेज के कैसे रखा जाए। अगर चांदी का सिक्का है या दूसरे मेटल का सिक्का है, तो वो हवा के और उसके संपर्क में आने से उनके रंग बदल जाते हैं। तो बैंक नोट जो हमारे पास आते हैं, वो सबसे पहले तो हम उनको प्लास्टिक की स्लीव्स में रखते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो भी डिटेल है कि किस देश का है, कितने अमाउंट का है, कौन से सन का है, फिर पीछे उसकी पिक नंबर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो नोट आते हैं, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था। पहले कुछ में हाथी बने हुए थे, डैम बने हुए थे, टाइगर के चित्र बने हुए थे। और मोदी जी के आने के बाद ये चंद्रयान 3 का, बाव की बावड़ी, ऐसे के डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर आने लगे। तो लोग बाग उनको आधार बना के भी कलेक्ट करते हैं। तो वो भी हमें पीछे लिखना होता है, और कौन से सन में हमने खरीदा। क्योंकि जो संग्रह होता है, मेरी तो इच्छा ये थी कि मैं सभी देशों के सिक्के और नोट इकट्ठे करूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो चूजी होते हैं। तो मेरे एक परिचित हैं जो चेन्नई में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिन बैंक नोटों पे क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है, सिर्फ वही कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो नोटों पे सिर्फ टाइगर की फोटो है, वो कलेक्ट करते हैं। कुछ पे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, वो कलेक्ट करते हैं। तो ये सब करना पड़ता है। फिर उनको डायरी में लिखिए आप। तो डायरी बनाई हुई है हमने, अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेटिकली हमने डायरी बनाई हुई है। तो उसमें पहले तो मैंने जो यूनाइटेड नेशंस से रिकॉग्नाइज्ड 193 कंट्रीज हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकली। और उसके बाद फिर जो डेड कंट्री हैं या ऑटोनॉमस खुद ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम हैं, उनको लिखा हुआ है। तो ऐसे लगभग 270 या हो सकता है उससे ज़्यादा देशों का वो है। तो एक रिकॉर्ड मेरा डायरी में मेंटेन रहता है, और दूसरा रिकॉर्ड मैंने उसको फिर एक्सेल शीट बना के लैपटॉप में भी रखा हुआ है। अटीला साहब, 270 देशों की करेंसी और सिक्के इकट्ठा करना ये छोटा मोटा खेल नहीं है।
सही बात है। और दोनों पति पत्नियों का सहयोग और फिर उसको एक संवारना, ये एक अलग विषय बनता है। कैसे समय निकाल पाते होंगे, क्योंकि आप तो राजकीय शिक्षक कर रही हैं जी। और उसके बावजूद भी आप पटीला साहब का सहयोग करके इन चीजों को संवारने का काम करते थे। कैसे हो मुमकिन था ये? शौक ही जिंदा रखता है इंसान को। जी अगर आपका शौक है तो आप उसके लिए कैसे ना कैसे टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जुनून होता है शौक। बिल्कुल। और इनके साथ ही जब ये काम करते हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, तो मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ, तो समय का पता ही नहीं चलता। पटीला साहब, आपके पास जो 270 देशों की करेंसी है, उसमें आपने जो दिखाया मुझे 1848, तो ये कहाँ से आपने इकट्ठे किए? ऐसा है सर कि कुछ सिक्के तो, जैसे मान लीजिए भारत हैं, मैं भारत में रहता हूँ, तो कुछ सिक्के तो भारत सरकार छापती है बिल्कुल। जो अलग अलग मिंट हैं। जैसे सिक्कों के लिए हम लें तो मुंबई मिंट है, कोलकाता मिंट है, हैदराबाद मिंट है, नोएडा मिंट है। ये सिक्के छापती है पूरे देश में सर्कुलेशन के लिए। ऐसे ही नोट छापने वाली प्रेस है, सिक्योरिटी प्रेस, तो वो नासिक में है, देवास में है, सालबोनी वेस्ट बंगाल में है और मैसूर में है कर्नाटका में। ये सिर्फ बैंक नोट छापती है। और कलेक्टर्स के लिए बैंक अलग अलग समयों पर सिक्के निकालती है। जैसे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि भाई आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष पूरे हो गए उनके जन्म, तो उसके उपलक्ष्य में रानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है कि उनके जीवन काल के 500 वर्ष पूरे हो गए, तो वो 500 रुपए का सिक्का। मीराबाई हैं, उनके जीवन को 525 वर्ष पूरे हो गए, उसकी स्मृति में सिक्का। तो ये प्रूफ सेट गवर्नमेंट जारी करती है। उसके लिए हम लोगों को पहले पैसे गवर्नमेंट को भेजने पड़ते हैं और फिर वो लिमिटेड एडिशन होते हैं, जितनी भी डिमांड होती है उस डिमांड के हिसाब से वो कलेक्टर्स को भेज देती है। विदेशी नोटों के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। एक तो मेरी नज़र हमेशा मेरे रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे और वो रहती है जो कि बाहर जाते हो कोई, हाँ, कि कोई विदेश जा रहा है तो मैं उससे ये कहता हूँ कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए वहां से, आप तो मेरे लिए नोट और सिक्के जो भी हैं आप ला सकते हो, वो ले आना, और आप फ्री में नहीं लूंगा मैं आपसे, ये मेरी सबसे पहली शर्त है। जो भी उसकी मतलब कन्वर्जन रेट होगी वो मैं आपको पूरी दे दूंगा, और आप चाहो तो एडवांस ले जाओ मेरे से। तो मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा। इसके अलावा जब धीरे धीरे जानकारी बढ़ी तब पता चला कि बहुत सारे पूरे देश भर में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिन पे हम लोग आपस में एक दूसरे से उन नोटों के बारे में जानकारी, और उन नोटों को यदि खरीदना है तो हम खरीद भी सकते हैं। और ये सब काम एक नंबर का है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 2 नंबर में कमा रहा है, मतलब वो जो हमको बेचता है वो टैक्स भी पे कर रहा है। तो इसलिए हमें डर नहीं है कि भाई हम कोई चीज चोरी से कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, और इसकी वजह से मेरे दैनिक जीवन के जो मेरे कार्यक्रम है उनमें मेरे कोई फर्क नहीं आता, कि नियम से उठना, दोनों पति पत्नी लगभग साथ ही उठते हैं, साथ ही चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद ये नाश्ते की तैयारी करती हैं, हम नहा धो के नाश्ता करते हैं, बाजार का कोई काम हुआ बाजार जाते हैं, उसके बाद 12:30-1 बजे जब हम फ्री हो जाते हैं खाना वाना खा के, फिर हम थोड़ी देर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं, भी कोई नए नोट आए हों, सिक्के आए हों, कॉइन की बुकिंग करनी हो, वो काम करते हैं। 2-5 दिन में कोई लिफाफा आ जाता है तो हमारा मन तो बच्चे जैसा होता है ना, बच्चा खुश हो जाता है कि टॉफी मिल गई, उसमें खुश। तो हमारे तो नोट देख के सारा बुखार उखार सब तकलीफ भूल जाते हैं, बस उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अकेला साहब, सबसे बड़ा नोट और सबसे छोटा नोट भी आपके पास है, वो कौन से देश के हैं? तो सबसे छोटा जो नोट है वो गिनीज बुक के हिसाब से रोमानिया का है, जो मेरे संग्रह में है। और सबसे बड़ा जो नोट है वो थाईलैंड का है, लेकिन उसको अब खरीदने की हिम्मत हमारी नहीं है, क्योंकि वो लगभग 3 लाख रुपए में मिल रहा है। अरे वाह। तो उसके लिए पत्नी से कोई स्पेशल लोन स्वीकार करना पड़ेगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं रहेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा वहां का है। और चूंकि वो लिमिटेड एडिशन होते हैं तो हर कोई उनको ले नहीं सकता, वो लॉटरी के हिसाब से देते हैं फिर वो। तो इंडिया में सिर्फ एक जने को मिला था, और वो मेरा मित्र ही है केरल का, शिबी मुलुकंडू।
वो खुद वहां जाकर के व्यक्तिगत रूप से लेकर के आया, अच्छा। तब जाके दिया उसको। अटीला साहब, कई देशों में प्लास्टिक मुद्राएं भी चलती है। वो जो प्लास्टिक मुद्रा अ, यानी वैल्यू यानी ज्यादा दिन तक चल पाती, खराब नहीं होती, क्या है? आप बैंक से भी जुड़े हैं। साधारण आम भाषा में तो हम बोलते हैं प्लास्टिक करेंसी, जी जी। लेकिन एक्चुअली बैंक के नोटों के हिसाब से देखें तो हम उनको पॉलीमर करेंसी कहते हैं। अच्छा। ये सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जारी की थी। जी। ये सबसे पहला नोट है वर्ल्ड का जो पॉलीमर के रूप में निकला था। अच्छा। उसके बाद फिर कई देशों ने इसको पॉलीमर की ओर कन्वर्ट करना चालू किया, जी। और आज लगभग 69 देशों ने इसे अपना लिया है, और लगभग 10-15 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह पॉलीमर पे चले गए, मतलब उन्होंने पेपर नोट छापना बंद कर दिया। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो इनकी कॉस्ट कम आती है, कीमत कम आती छापने में, दूसरा वाटर प्रूफ होते हैं, फोल्ड नहीं होते, और उससे बड़ी बात रिसाइकल हो जाते हैं। ये पेपर नोट कभी रिसाइकल नहीं होता, और फिर फोर्जरी के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। अब चूंकि लाइफ ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट के पास खर्च करने को पैसा बच जाता है। अब पेपर करेंसी ये है, हाथ में ली, मोड़ी, जेब में डाली, मालूम पड़ा वो हाथ लग लग के गंदी हो गई, और तो इसलिए धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है। भारत सरकार का भी कोई पायलट प्रोजेक्ट था बीच में, जी। तो वो जयपुर वगैरह में उन्होंने सोचा था कि हम चालू करेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया वो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन तीनों देशों ने एक एक डिनोमिनेशन का नोट निकाला है। जैसे श्रीलंका ने 200 रुपए का नोट पॉलीमर निकाला, और बांग्लादेश ने और नेपाल ने 10-10 रुपए के नोट निकाले। पवन अटीला साहब, अब अपन आते हैं डाक संग्रहण पर। आपके पास विश्व का सबसे बड़ा डाक टिकट यानी 20 अगस्त 2024 को 8.1 इंच का है। ये कहाँ का है और कैसे कलेक्ट कर पाए आप इसे? ये है विश्व का सबसे लंबा डाक टिकट, जिसकी लंबाई 8.1 इंच है। इसे 20 अगस्त 2024 को श्रीलंका ने जारी किया। अब जैसे मैंने आपको नोटों के लिए बताया कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या जो सरकारें डायरेक्ट देती है कलेक्टर्स को, उनसे हम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हम डाक टिकट से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही किसी मित्र का पता लगा और मुझे शौक है, तो मेरे पास विश्व का जो दूसरे नंबर का लंबा डाक टिकट है वो नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर का वो है मेरे पास, चौथे नंबर का सिंगापुर का वो भी है मेरे पास। तो ये डाक टिकट आपको मिला कैसे? ये मैंने उस मित्र को फिर आदेश दिया कि भाई भेजो, उसको एडवांस में पैसे भेजे, कल ही डिलीवर हुआ है ये, और आज मैं आपको दिखाने के लिए ले आया, आपके दर्शकों को दिखाने के लिए ले आया। जिनकी भी रुचि होगी, हो सकता है शायद वो इसे पसंद करें। आप जो ये संग्रहण करते हैं इन सब चीज़ों का, यानी करेंसी और सिक्कों और डाक टिकटों में, तो कैसा एक मन में खुशी महसूस होती है? सर ये तो जैसे हमारी श्रीमती जी ने बताया ना कि पागलपन चाहिए। आप चाहे खेलिए या पढ़ने में अच्छे हैं या किसी भी चीज में अच्छे हैं, तो वो आप तभी हो सकते हैं जब आप बिल्कुल उसमें डूब जाए। तो मेरा भी ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि बस मुझे कोई नोट दिख गया या मैंने आज कुछ खरीद लिया तो बस मेरा दिन बन जाता है। तो उसी जुनूनियत के साथ मैं काम करता हूँ, और ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन मैं जीवित रहूंगा इसको बिल्कुल। सबसे बड़ा संग्रह है आपके पास, तो लिम्का बुक्स रिकॉर्ड में आपने नामांकन कराया है, क्या है उसकी प्रक्रिया, क्या चल रही एक्चुअली पूरे विदेश मतलब पूरे संसार में कई संस्थाएं हैं जो रिकॉर्ड बनाने पर सर्टिफिकेशन देने का काम करती हैं। है? जैसे गिनीज बुक है, भारत में जो सबसे पॉपुलर है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। ऐसे एशिया बुक है, इंडिया बुक है, ये सब विभिन्न लोगों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको रिकॉग्निशन देने के लिए सर्टिफिकेशन का काम करती। तो मेरी जानकारी में आया कि केरल में कोई व्यक्ति है, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट का, मतलब 100 रुपीज से लेकर के
100 ट्रिलियन तक का, और उनके पास 53 देशों के कुल लगभग 150 नोट थे। तो मन में पता नहीं क्यों लगा कि हम हमारा संग्रह भी तो चेक करें। जब मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास तो 170 कंट्रीज के 645 नोट है। तब फिर मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया, उन्होंने काफ़ी सारी स्क्रूटनी की, फिर उसके बाद मई 2024 में उन्होंने मेरे को परमिशन दी। तो उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फिर 20 मई 2024 को मैंने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है सीडी में, वहाँ पर 2 मुद्रा विशेषज्ञों को बुलाया, शैलेश जैन को और लकेश दन्नोना है, उनको बुलाया। उन्होंने मेरा सारा संग्रह जो था, उनकी सारी फोटो कॉपीज, ओरिजिनल, सब कुछ चेक किया। और जितनी देर उन्होंने चेक किया वो पूरे टाइम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। और जो जो नोट थे उनके सबके फोटो कॉपीज आगे पीछे के, और सब पे उनके इनिशियल्स, वो चेक हुए। फिर लोगों के सर्टिफिकेट्स कि भाई गजटेड अफसर के हैं तो हम जानते हैं इनको, हाँ इनका बहुत बड़ा संग्रह है, वो सब उसमें लगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगा, सारी वीडियोग्राफी। फिर उसके बाद मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी, सॉरी, वहाँ एग्जिबिट भी किया उन सारे नोटों को। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जो IAS RS पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने देखा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो सारा जो डाटा था वो कलेक्ट करके मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा है। 99% संभावना यही है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि वैलिड है वो। अब कोई टेक्निकलिटी से कोई कुछ कमी पेशी हो जाए तो बात अलग है, बाकी तो फिर आप लोगों की शुभकामनाएं। अटेला साहब, आदमी सेवानिवृत्ति के बाद एक उसका अलग ही मिजाज होता है, लेकिन आपका मिजाज कुछ अलग है। इस सेवानिवृत्ति का भी आनंद आप बड़े बचपने की तरह ले रहे हैं, कैसा लगता है आपको? ये मेरा शुरू से ही, बचपन से ही मेरी आदत ऐसी रही कि मस्त रहना बस। कोई दुखी रहता है नहीं रहता, उससे मुझे लेना नहीं, मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा, कहीं देखा कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहता है, और मित्र लोग हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, वो भी खुश रहते हैं। और मुझे कुछ करना था, और बैंक सर्विस के दौरान, मतलब आप लोगों को पता है कि बैंक की सेवाएं आजकल कैसी हो गई। बहुत हार्ड। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको सवेरे 8 बजे निकलना पड़ेगा बैंक जाने के लिए, और कम से कम नहीं तो 8 तो बजनी ही बजनी है। तो आप 12-14 घंटे की नौकरी करके आने के बाद आप सोचिए क्या बचता है आपके पास। घर पे आके सिर्फ कपड़े बदलिए, हाथ मुंह धो के खाना खाइए और सो जाइए। तो जब मैंने 2015 में VR लिया, तब मैंने पत्नी से कहा कि मैंने कहा मैडम अब हम अपने हिसाब से जिएंगे, अब तुम नाराज हो, तुमको जो करना है वो करो। और सपोर्ट इसका इसलिए ज्यादा था कि हम, हमारी पेंशन जो है करीब करीब, ये पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बताता नहीं हूँ, तो हमारी करीब करीब 90-95% जो भी पेंशन आती है वो हमारे संग्रह में निकल जाती है। और चूंकि ये भी आर्थिक रूप से सक्षम है तो हमें घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। पवन जी, आपका जो ये संग्रह है, इससे एग्जीबिशन भी लगाते हो आप जी, इससे जो नए बच्चे हैं उनको एक सीख भी मिलती है करेंसी के बारे में, डाक बिल्कुल टिकट के बारे में। बिल्कुल। तो कैसा उस समय आप बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? देखिए, आप कुछ भी करें, लेकिन कुछ चीजें का संग्रह ऐसा होता है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। तो जो मैं ये बैंक नोट्स का, सिक्कों का, डाक टिकटों का जो संग्रह कर रहा हूँ, तो वो मुझे तो प्रसन्नता होती ही है देख करके। लेकिन अगर कोई गलती से देख ले या उसे पता लग जाए तो उसकी इतनी इच्छा, तबीयत खुश हो जाती है कि बस वो सारी जानकारी उसको उसी समय चाहिए रहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने जब जब भी एग्जीबिशन लगाई तो बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो कहते हैं अंकल आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं मेरे पापा को बुला लेती हूँ, मेरी मम्मी को बुला ले, मेरी आंटी आ जाए। बुला लो भाई बुला लो। देखो, दूसरा, आपका जो ध्यान है दूसरी चीजों से हट करके, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं दिन भर, और मोबाइल से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सीखने या समझने को मिलता है सिवाय फालतू बातों के। तो आप हर डाक टिकट को देख लीजिए, हर सिक्के को देख लीजिए, हर नोट को देख लीजिए,
किसी डाक टिकट के आगे, डाक टिकट में तो हमेशा फ्रंट में ही छपा रहता है, बिल्कुल। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। फूल भी हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की फोटो भी हो सकती है। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया, बिल्कुल। वो हम डाक टिकटों से सीख सकते हैं। मतलब उन संस्कृति जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, उस देश में कौन सी करेंसी चलती है, हमने नाम ही नहीं सुने होंगे बिल्कुल। कि भाई किस देश में कौन सी करेंसी चलती है। मोस्टली हम लोगों ने सुना होगा रुपया चलता है, डॉलर चलता है, पाउंड चलता है, बस। इनके अलावा पता नहीं होता। अधिकांश लोगों को, मतलब मैं किसी की योग्यता पे शक नहीं कर रहा हूँ, सही है। लेकिन एक जनरल जो हम लोगों का परसेप्शन है, जो हम लोगों की जानकारी है, वो लिमिटेशन में है, और उसमें दोष भी नहीं है क्योंकि हमें रुचि नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे देखते हैं या बड़े लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि युवा पीढ़ी जो है वो इन चीजों को देखे, समझे, और अगर वास्तव में उन्हें लगता है कि हाँ हमारी रुचि है, तो उन्हें इस ओर बढ़ना चाहिए। और किसी को भी अगर इस क्षेत्र में मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। अकेला साहब, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी क्या आप सीख देकर जाएंगे? यानी इस तरह कलेक्शन, चाहे डाक टिकट का ही हो, अन्य कई वस्तुओं का हो, इससे एक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है बाल मन में। तो क्या आज के बच्चों को आप सीख देना चाहिए? मैं तो बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो घर से बाहर निकले। जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप पूर्णतः उस काम को नहीं कर सकते। तो जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और आप बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको देखने को, सीखने को मिलेगा। चाहे आप पर्यावरण से जुड़ जाए, चाहे आप साफ सफाई से जुड़ जाए, कहीं ना कहीं तरीका आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक अच्छा नहीं चल रहा, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। सड़क सुरक्षा के बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये चीज ऐसी है, अब जैसे डाक टिकट है, बैंक नोट है, तो ये ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको एक नोट दिखाना चाहता हूँ। ये तिब्बत का नोट है, 1943 में, और ये 100 सारंग का है। अब सारंग वहां की मुद्रा है। अब हो सकता है हम लोगों ने इसका पहली बात तो देखा ही नहीं होगा अधिकांश लोगों ने, और अगर देखा भी होगा तो ये नहीं पता होगा कि भाई इस पे लिखा हुआ क्या है। तो ये कपड़े और पेपर को मिक्स करके बनाया गया है। ये 100 सारंग का नोट है। इसके अलावा आप लोगों ने मतलब साधारण जन ने ये डाक टिकट नहीं देखा होगा, जो रिकॉर्ड प्लेयर की शेप का है, और इसको पहली बार अगर आप चाहें तो लगा के रिकॉर्ड प्लेयर पे सुन भी सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास इतिहास, जिन बच्चों की रुचि है, तो कुषाण काल के कॉपर सिक्के भी हैं मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास विश्व के सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड बैंक नोट है। वाह, बहुत सुंदर। और ये 24 कैरेट गोल्ड और 99% सिल्वर है। सिल्वर। ये प्योर गोल्ड का है, और ये एंटीगुआ एंड बरबुडा ने जारी की है, और ये सब लीगल टेंडर है। अटीला साहब, आगे भी आपका ये काम जारी रखेंगे, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। मतलब ये शौक तो ऐसा है कि मतलब हम लोग जब मित्र लोग आपस में बात करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं इन चीजों को, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा घर भी बिक जाएगा ना, तो भी ये शौक खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि संग्रह की जो संभावना है वो अपार है। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको रुकना है आप रुकिए, आपको चलना है चलते रहिए। ये संग्रह कभी नहीं कहता कि आप रुको। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अब, मतलब अभी कोई शांति का टाइम है। जब शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा, तब देखेंगे। पर फिलहाल मेरी यात्रा, मुझे लगता है शायद 10-15 साल और जारी रहने वाली। ये थे हमारे साथ विदेशी करेंसी और डाक टिकट के संग्रहणकर्ता पवन अठीला साहब।
पागलपन कह सकते हैं इस शौक को, क्योंकि 270 देशों के जो संग्रहण है ये करना बहुत मुश्किल खेल है, लेकिन इनके शौक की वजह से लिम्का बुक्स रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया है और आने वाले समय में ये उस पर एक खड़े उतरेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आपने बुलाया, समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।